टेलीविजन के इतिहास में पहली बार आसाराम के परिवार के एक एक सदस्य का चेहरा सामने आया है। सबसे पहले आसाराम की पत्नी लक्ष्मी को देखिए, जिसके बाद आसाराम की बेटी और दामाद को पहचानिए। अब आसाराम के बेटे नारायण साईं की पत्नी जानकी को देखिए। न्यूज 24 पहली बार आसाराम के पूरे कुनबे को दिखा रहा है। आसाराम की ये वही पत्नी और बेटी है। सूरत की बहनों ने यौन शोषण में आसाराम की मदद का आरोप लगाया है। आसाराम की तरह भारती भी व्यासपीठ पर बैठकर ब्रह्म ज्ञान देती हैं। पति पत्नी में सामंजस्य बैठाने की उपदेश देती हैं, लेकिन खुद का पति उनसे काफी पहले पीछे छोड़ा चुका है। वडोदरा में आसाराम के एक पूर्व साधक ने आसाराम के बेटे नारायण साईं और बेटी भारती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व साधक ने बताया कि नारायण साईं की पत्नी ने उसकी लीलाओं से परेशान होकर उसका त्याग कर दिया। पूर्व साधक ने आसाराम की बेटी भारती पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारती की शादी एक गोल्ड मेडलिस्ट से हुई थी, लेकिन जल्दी वो उसे छोड़कर अमेरिका सेटल हो गया। वडोदरा के पूर्व साधक ने आशंका जताई है कि आसाराम और उसका पूरा परिवार पिछले कई सालों से विदेश भागने की योजना बना रहे थे। पूर्व साधक को लगता है कि अगर ज्यादा खुलासे हुए तो आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी और बेटी भारती भाग सकते हैं। सूरत में आसाराम की बेटी और पत्नी पर भी रेप में मदद करने का मामला दर्ज कराया गया है, जिसके बाद से ही नारायण साईं पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। मेरठ की रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को उस नाबालिग लड़की की सहपाठी थी जिसने आसाराम पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। आसाराम का भक्त माना जाने वाला लड़की का ये परिवार पिछले कुछ दिनों से गायब है। बताया जा रहा है कि जोधपुर पुलिस भी इस परिवार की तलाश में है, लेकिन यह परिवार अब कहां है इसका पता नहीं चल रहा है। जोधपुर पुलिस बकायदा इस परिवार से पूछताछ के लिए नोटिस लेकर आई थी, लेकिन उससे पहले ये परिवार लापता हो चुका था। रविवार को लड़की के चाचा ने लापता परिजनों के बारे में शिकायत दर्ज कराई कि गवाह वो पीड़ित परिवार बताता है कि मेरठ की लड़की हमारी गवाह थी, वो गवाह को गायब कर दिया। वो लड़की उसी भी लड़की जो पहले जो आरोप लगाया था, उसी में पड़ती। राज्यसभा की एक सीट 100 करोड़ रुपए में मिलने की बात कहकर विवादों में आए कांग्रेस सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर कहा कि ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने राजनीति के जरिए अरबों रुपए कमाए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विरोधी माने जाने वाले राज्यसभा सांसद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक सभा में कहा कि कई लोग इस तरह सफल हो जाते हैं जो करोड़ों में नहीं अरबों में खेलते हैं और राजनीति में अच्छे लोगों को रौंदने का काम करते हैं। और कईयों का ऐसा दावा लगता है कि करोड़ों में नहीं अरबों में, पता नहीं कितने अरबों में खेल खेलते हैं राजनीति का, दबाने की कोशिश करते हैं सही आदमियों को जो राजनीति में हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान पर पूर्व आईपीएस अधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ता किरण बेदी ने कहा कि नेताओं को मंत्री बनने से पहले ही अपनी संपत्ति सार्वजनिक कर देनी चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने कहा कि वीरेंद्र सिंह का बयान बिल्कुल सही है और राजनीति धन कमाने का आसान जरिया बन गई है कि हर एमएलए और जब कोई एमपी मिनिस्टर बनता है सीधा साथ साथ डिक्लेयर करे उसके साधन क्या है। देखिए, ये बात तो बहुत दिन से सब लोग जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारे लोग अब जो आ रहे हैं वो भ्रष्ट हो गए हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उमरिया में कांग्रेस की रैली में संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने खुलेआम अधिकारियों को धमकी दी। कमलनाथ ने अधिकारियों को धमकी देते हुए कहा कि अगर कोई अधिकारी इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी वर्कर की तरह काम करता है तो उसे कांग्रेस की सरकार बनने के बाद बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही कमलनाथ ने कहा कि इस जिले में प्रशासनिक शक्ति का गलत इस्तेमाल हो रहा है। तेलंगाना के गठन को कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद इसका विरोध जोर शोर से शुरू हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने भी आज से दिल्ली में अनशन करने का ऐलान किया है। चंद्रबाबू नायडू आज ही दिल्ली पहुंचेंगे, जिसके बाद वो पत्रकारों के साथ बातचीत करेंगे। बताया जा रहा है कि आज दोपहर से नायडू तेलंगाना गठन के फैसले के विरोध में अनशन शुरू करेंगे। आंध्र प्रदेश में खो चुकी अपनी जमीन को तलाशते नायडू ने कांग्रेस पर राज्य बंटवारे के सिलसिले में तेलंगाना राष्ट्र समिति और वाईएस कांग्रेस के साथ समझौते का आरोप भी लगाया है। टीडीपी भी दलों के नेताओं को पत्र लिखकर राज्य बंटवारे का मसला उठाने का फैसला किया है। वाईएस कांग्रेस के नेताओं की टीम आज दिल्ली के राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात करेगी। वाईएसआर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रीय दलों के नेताओं से मिलेगा और एकीकृत आंध्र प्रदेश के समर्थन की मांग करेगा। कैबिनेट से तेलंगाना गठन को हरी झंडी मिलने के बाद इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है और वाईएस कांग्रेस के अध्यक्ष जगनमोहन रेड्डी ने इस फैसले के विरोध में मोर्चा खोल रखा है। जगनमोहन कैबिनेट के इस फैसले के विरोध में अनशन कर रहे हैं। तेलंगाना राज्य के गठन के केंद्र के फैसले के खिलाफ सीमांत क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है।
नरेंद्र मोदी आज गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर लगातार 12 साल पूरे कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने विकास के गुजरात मॉडल को भुनाने में तो कामयाबी पाई ही, साथ ही साथ 2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में भी सफल हुए हैं। ये एक रिकॉर्ड ही है कि बतौर मुख्यमंत्री 12 साल पूरा करने वाले मोदी पहले मुख्यमंत्री होंगे। अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने लगातार 12 साल तक सेवा नहीं की है। किसी जमाने में गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने वाले मोदी एक प्रचारक के तौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में शामिल हुए थे और फिर बीजेपी से जुड़े। आरएसएस में प्रचारक की भूमिका निभाने से लेकर अब तक मोदी ने राजनीति में एक लंबा सफर तय किया है। मोदी ने 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली थी। चारा घोटाले के अन्य मामलों में लालू प्रसाद यादव आज कोर्ट के सामने पेश होंगे। सीबीआई कोर्ट में लालू प्रसाद यादव की पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। लालू यादव की पेशी चारा घोटाले के 2 अन्य मामले में होगी। दरअसल पशुपालन घोटाले के 4 अन्य मामलों में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने वारंट जारी किया है। चारा घोटाले के 2 मामले में लालू यादव की आज पेशी होगी, जबकि अन्य मामलों में 8 अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लालू यादव पेश होंगे। इन चारों मामलों में लालू यादव की पेशी कराने के लिए उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में आवेदन दिया है। रविवार को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर आरजेडी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के तमाम आला नेताओं के साथ साथ कार्यकर्ता ने भाग लिया, जिसमें सभी ने लालू यादव को अपना नेता मानते हुए आगे की लड़ाई राबड़ी के नेतृत्व में लड़ने का फैसला लिया। राबड़ी देवी ने कहा कि वो गांव-गांव जाएंगी और लोगों के सामने अपनी बात रखेंगी। हमारे जो माँ बाप, जो हमारे भाई बंधु सभी लोग यहाँ के आके कोने कोने से जुटते हुए हैं, इस संदेश को घर घर पहुँचाने के आप लोग काम करिएगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 20 अक्टूबर से रूस और चीन की महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं। इस दौरान व्यापार, व्यवसाय और ऊर्जा क्षेत्र में कई प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री यात्रा के पहले चरण में 20 से 22 अक्टूबर को रूस में परमाणु सहयोग, व्यापार और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर बातचीत करेंगे। मनमोहन सिंह 22 अक्टूबर को मास्को से बीजिंग के लिए रवाना होंगे, जहां वो भारत में सीमा पार से आने वाली नदियों, व्यापार घाटे और सीमा पर हुई घटनाओं से जुड़ी चिंता पर बातचीत करने की उम्मीद है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बैठक के दौरान मनमोहन सिंह उन्हें भारतीय परमाणु दायित्व कानून से जुड़ी चिंता और दूरसंचार क्षेत्र में रूसी निवेश की सुरक्षा के बारे में भी आश्वस्त करेंगे। अगर आप रेल में सफर करने वाले हैं तो आपकी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। आज से रेल में सफर करना महंगा हो गया है। आज से स्लीपर और एसी समेत सभी श्रेणियों के किराए में 2% का इजाफा होने की वजह से राजधानी की एसी प्रथम श्रेणी में बेंगलुरु से दिल्ली की यात्रा करने वाले यात्रियों को अब 95 रुपए ज्यादा देने होंगे। पंजाब मेल में एसी प्रथम श्रेणी में फिरोजपुर से मुंबई की यात्रा करने वाले अब 75 रुपए ज्यादा देने होंगे। हालांकि दिल्ली से मुंबई के लिए राजधानी की एसी द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने पर 40 रुपए ज्यादा देने होंगे। जम्मू राजधानी की एसी प्रथम श्रेणी में जम्मू तक यात्रा करने पर 35 रुपए अतिरिक्त देने होंगे। ये नए किराए उन टिकटों पर भी लागू होंगे जो 7 अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए पहले ही जारी कर दिए गए हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को रांची के एटीआई सभागार में शब्दार्थ ट्रस्ट द्वारा संसदीय राजनीतिक कोष झारखंड भाग 2 पुस्तक का लोकार्पण किया। झारखंड भाग 2 पुस्तक का लोकार्पण के साथ लोकतंत्र का बदलता चेहरा पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत किया। इस मौके पर न्यूज 24 की एडिटर इन चीफ अनुराधा प्रसाद समेत कई हस्तियों ने भी अपने विचार रखे। आज ये लोकार्पण संतोष का राजनीतिक संतोष का, जिसमें तो मैंने थोड़ी सही एक सरकारी विकास प्रोजेक्ट देखने का प्रयास किया। गांधी गांधी की बात करते हैं, लेकिन क्या हमारा बेटा हमारा दो दिन क्या गांधी बनाना क्या हम तैयार नहीं है। हम चाहते हैं कि हर घर में गांधी पैदा हो हमारे घर। एक कॉल ने मेरठ पुलिस महकमे में सनसनी मचा दी। आईजी से लेकर थानेदार तक हैरत में पड़ गए। दरअसल थानेदार को आई इस कॉल में भाई की बीमारी का हवाला देकर डीआईजी की ओर से पैसे की मांग की गई थी। कॉलर ने बाकायदा अकाउंट नंबर भी दिया, लेकिन बाद में डीआईजी से बात की गई तो मामले का खुलासा हुआ। जिस नंबर से कॉल किया गया था उसकी आईडी सर्विलांस से निकाली गई तो वो फर्जी मिली। अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया कि कॉलर का मकसद क्या था। थानाध्यक्षों को और एक क्षेत्राधिकारी को सीओ ट्रैफिक को फोन करके ये कहा गया था मैं डीआईजी बोल रहा हूँ और मेरा भाई बीमार हो गया है और अर्जेंट जो है हमको हॉस्पिटल में दाखिल है। इस समय तुरंत 40,000 रुपया पैसा डाल दीजिए। मुंबई के मलाड इलाके में सूटकेस में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मलाड इलाके में नाले के पास से मिले सूटकेस में एक 30 साल के युवक की लाश मिली है, जिसकी कोई पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन लाश किसी लड़की के कपड़े से बंधी मिली। पुलिस को लाश के पास से गाड़ी के निशान भी मिले हैं। दरअसल कातिल ने मृतक के सिर पर पहले वार किया और फिर किसी धारदार चीज से उसका गला काटा गया।
और लड़की के कपड़े से बांधकर उसे सूटकेस में डालकर नाले के पास फेंक दिया गया। पुलिस को सूटकेस से कुछ जींस भी मिली है, जिसमें लड़कियों की ड्रेस भी शामिल है और किसी टेलर की पर्ची भी मिली है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए